दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली ये है, एक बिजनेसमैन है कुमार मंगलम बिरला, है नहीं? ये उनकी कुंडली है, ये पढ़िए जरा। कुमार मंगलम बिरला। हाँ, वो आइडिया सेलुलर कंपनी क्या है, उसके ये मालिक। वोडाफोन कंपनी के। हाँ, वोडाफोन के साथ आइडिया का टाई अप हुआ था बाद में। अच्छा। तो अब वो उसका नाम हो गया वोडाफोन आइडिया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये उद्योगपति हैं कुमार मंगलम बिरला है। तो कुमार मंगलम बिरला की ये जन्म कुंडली कर्क लग्न है और सिंह राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश इनका स्थिर में है और अष्टमेश का शनि 2 स्वभाव में है, ये हो गई दीर्घायु। लग्न चर में है और चंद्रमा स्थिर में, या मध्यायु हो गई। शनि द्वि स्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। 2 तरह से दीर्घायु का कालखंड है, इसलिए आयु ठीक है। दीर्घायु के कालखंड में जन्म कुंडली है। अब इसमें राजयोग देखे जाएं तो लग्नेश इनका धन भाव में बैठा है, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का मंगल इनका तीसरे घर में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं दे रहा। भाग्येश गुरु इनका लग्न में उच्च का बैठा है, ठीक है ना। और यहाँ पे शुक्र बैठा है चतुर्थेश, है ना। लाभ भाव का भी मालिक है, चौथे घर का भी मालिक है। तो चतुर्थेश से गणना करो तो शुक्र यहाँ बैठा है तो नीचाभिलाषी, है ना। कन्या इसकी नीच राशि है शुक्र की, कर्क में 2 राशि पीछे बैठा। फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सबसे बड़ा राजयोग बन जाएगा, है ना। कि एक तो राजयोग मिलेगा इनको भाग्येश लग्न में उच्च का, है ना। अच्छा, दूसरा इनका राजयोग बनेगा सप्तमेश भाग्य भाव में शनि, है ना। अब यहाँ शनि पे है तो नीचाभिलाषी, मेष इसकी नीच राशि है, मीन एक राशि पीछे बैठा, लेकिन ये राजयोग कारक है चूंकि सप्तमेश यहाँ भाग्य भाव में आ गया, ठीक है शनि। तो एक तो भाग्येश गुरु उच्च का लग्न में और सप्तमेश का शनि नवम घर में आ गया, 2 राजयोग हो गए, ठीक है। और एक चतुर्थेश शुक्र लग्न में आ गया, भले ही नीचाभिलाषी है लेकिन ये राजयोग तो देगा ही। तो 3 राजयोग इसमें बड़े राजयोग हो गए। एक भाग्येश गुरु लग्न में उच्च का, सप्तमेश का शनि भाग्य भाव में और चतुर्थेश शुक्र लग्न में, 3 राजयोग बड़े बड़े हो गए, ठीक है। और वो भी बनेगा क्या इसमें? क्या? गुरु का हंस ही। हाँ, अब इसमें देखो तो गुरु का, है ना, पंच महापुरुष में से हंस नामक एक राजयोग यहाँ पे बन रहा है। एक सबसे अच्छी चीज है इस गुरु के साथ, है ना, कि 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 इस गुरु के साथ एक राजयोग कारक ग्रह शुक्र बैठा हुआ, ठीक है। और इस पे कोई और पाप प्रभाव नहीं है ना। अगर थोड़ी सी एक चीज की गणना करो तो अगर पाप प्रभाव लोगे तो केतु
शुक्र के घर में बैठा है, नहीं बस इतना ही है। हाँ। तो ये शुक्र को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि केतु मोक्ष कारक माना गया है ना। राहु से इसका कहीं कोई संबंध जरूर होना चाहिए, तभी ये कटेगा। अब राहु की यहाँ पे कोई दृष्टि लग्न पे नहीं आ रही है ना। 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि जा रही धन भाव पे, चंद्रमा पे, है ना। 7वीं दृष्टि चौथे घर पे आई और 8 9 9वीं दृष्टि आ गई छठे घर पे। तो इसलिए इसमें ये हंस नामक पूरा बनेगा, पंच महापुरुष का राजयोग बनेगा, है ना। अच्छा, और चतुर्थेश इनका लग्न में ऑलरेडी राजयोग दे रहा है, यानी कि कुमार मंगलम बिरला की ये जन्म कुंडली ये बताती है कि ये पैतृक रूप से ही बड़े उद्योगपति हैं, है ना। इनके पिताजी बड़े उद्योगपति रहे होंगे। हाँ, और ये वही है बिरला जो खानदान है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ से गई, हाँ, तो टाटा और बिरला दो को सब जमीन वही चीज है। तो पैतृक रूप से ये है ना उद्योगपति के परिवार में इनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से इसमें ये स्थिति है। ये तो हो गई राजयोग, है ना। अब देखो, अब इनके कार्य क्षेत्र को देखो, है ना। तो यहाँ पे राहु बैठा है मंगल के घर में, लेकिन मंगल की यहाँ 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही, ठीक है ना, अपने घर पे। तो मंगल तो यहाँ बलवान करेगा इसको, है ना। अच्छा, और गुरु की देखो तो 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि आई यहाँ पंचम घर पे, है ना। और 7वीं दृष्टि गई पत्नी भाव पर, और 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ भाग्य भाव पे, यानी कि ये भाग्येश गुरु की भाग्य भाव पर 9वीं दृष्टि आ रही है ना। अब यहाँ बैठा है शनि, तो गुरु शनि का ये कॉम्बिनेशन दृष्टि संबंध भाग्य भाव पे बन रहा है। इसका मतलब है एक तरह की प्रवज्ञा, है ना। और हमने एक चीज पता नहीं क्यों हमने देखी है, बड़े लोगों की जितने भी धनवान हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें प्रवज्ञा जरूर बनती है ना। तो प्रवज्ञा का अर्थ हमने बताया है पहले कि जब किसी बड़े धनवान की कुंडली पे प्रवज्ञा बनती है तो वो एक सबसे सुंदर काम करती है कि अधिक धन होने पर या अधिक प्रसिद्धि होने पर अहंकार नहीं देता, है ना। सही है। स्वभाव को शांत रखता है। ये तो है, बहुत शांत स्वभाव के हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है ना प्रवज्ञा। इस तरह की स्थिति इसमें है। बाकी इनका अपना कार्य क्षेत्र है। राहु की महादशा है 2011 से 29 तक है अभी राहु की, 10वें घर में बैठा है ना। और अगर इसको देखो तो 1 2 3 4 5 राहु की यहाँ चंद्रमा पे धन भाव पे दृष्टि आ रही है, चंद्रमा यहाँ बैठा है। तो ये राहु थोड़ा चंद्रमा को डिस्टर्ब तो करता है ना, लेकिन ये मन के अंदर तमाम नए नए विचार भी देता है, नए उद्योगों को लगाने के लिए विचार भी देता है। तो इसलिए कोई, और 10वें घर में राहु बैठा तो यहाँ पे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है हमारे हिसाब से। और फिर आएगा गुरु राजयोग कारक है ये 2029 से 45 तक। कुमार मंगलम बिरला की ये जन्म कुंडली एक चीज तो बहुत स्पष्ट बताती है कि गुरु की महादशा, चूंकि ये बहुत बड़े राजयोग कारक की स्थिति में है गुरु, है ना। एक तो भाग्येश लग्न में आ गया और वो भी उच्च का, यानी हंस नामक पंच महापुरुष का राजयोग गुरु बना रहा है, ठीक है। और ये बिना पाप के है, बिना पाप प्रभाव में। तो गुरु की महादशा इनके जीवन में 2029 से 45 तक इनके जीवन में अब तक का सर्वोत्तम समय आएगा गुरु की महादशा में 2029 से 2045 के बीच, है ना, जिसमें ये अपने इस व्यापार को, है ना, बहुत वृद्धि करेंगे और इनको काफी अच्छी सफलता जीवन में मिलेगी। 9वें लग्न में गुरु, है ना। दूसरा एक गुरु यहाँ उच्च का हंस नामक
पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे बहुत दिन के बाद कोई कुंडली मिली। हाँ, तो अब जैसे इसमें हमने कहा है कि जब भी केंद्र में इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह नहीं बड़ा राजयोग बनाएगा, तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि वो बड़े धनवान के घर में ही उसका जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ, है नहीं, बहुत बड़े घर में, जिसको प्राचीन काल की भाषा में कहा जाए तो राजाओं के घर में जो संतानें उत्पन्न होती थी, उनमें ये पंच महापुरुष के राजयोग पाए जाते, है नहीं, साफ सुथरे पाए जाते थे, कोई पाप ग्रह से प्रभावित नहीं होते। तो वैसा इनकी जन्म कुंडली में है। तो सीधी सी बात है कि भारत के 2 सबसे बड़े उद्योगपति, भारत के आजाद भारत के, है नहीं, एक टाटा थे और एक बिरला जी थे। तो उन दोनों में से एक घराने में इनका जन्म हुआ है, बिरला परिवार में। तो सीधी सी बात है कि ये हाँ, और वो भी जन्म होने के बाद इन्होंने जो है अपनी मेहनत और संघर्ष से सब पढ़ाया है। वो तो ठीक, हाँ, राजयोग ना होते तो कुछ होता ही नहीं। तो वो चीज उन्होंने। अच्छा, ये कुंडली हम इस वजह से ढूंढ लाए कि एक है कंपनी है आइडिया सेलुलर, वोडाफोन आइडिया। इन्होंने ये कंपनी डाली थी 1997 और 98 के आसपास। उसके बाद क्या था, उस समय शायद महादशा मंगल की चल रही होगी। तो अभी देखिए कि इन्होंने एक टेली कम्युनिकेशन की कंपनी डाली मंगल की महादशा में। उसके बाद जब राहु आया तो वो टेली कम्युनिकेशन की कंपनी नुकसान में चली गई। हाँ, ये राहु यहाँ हमने बताया ना 10 नंबर को थोड़ा चोट पहुंचाएगा, और वो ऐसे नुकसान में गई कि 2017, 14, 15 में जब जियो आया तो उसने बहुत सारा कंपनी के अंदर, मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन कर दिया कि ये सब कंपनियां बंद होने वाली थी। क्योंकि ये बड़े आदमी की कंपनी थी, बंद नहीं हुई आइडिया। तो इसने वोडाफोन के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया 2017 में, और इन्होंने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। और इसमें इन्होंने फिर यहाँ चेयरमैन बने थे, उनका नाम था हिमांशु कपानिया। अच्छा। तो अब वो चेयरमैनशिप से इस्तीफा इस वजह से ये दिए थे कि क्या होता है जब कोई कंपनी नुकसान में चल रही होती है तो पब्लिक के बीच में जग हंसाई ना हो, थोड़ा चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिए। और 2018 में 220 मिलियन के जो है सब्सक्राइबर थे इनके, जीएसएम ऑपरेटर की तरह कंपनी काम करती थी। उसके बाद इनका बिजनेस हुआ ड्रॉप 2018 के आसपास में। उसके बाद फिर जब वो जियो आ गया तो इनका बिजनेस सब्सक्राइबर और कम होने लग गए। तो इनके आइडिया का शेयर बाजार के अंदर जो स्टॉक का प्राइस था वो घट 90%, 95% घट गया। उसके बाद हमने अचानक से अभी देखा इधर 2 साल, 1 साल के अंदर कि जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद से फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगे। तो अभी हम सोच रहे थे कि जैसे एक हमने तरकीब वो निकाली थी कि कुंडली के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का जो जुगाड़ होता है। हाँ, वो तो होता ही है कि अगर यहाँ पे इस कुंडली के अंदर अब इस जन्म कुंडली के अनुसार जिसको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो इनकी कंपनियों में, जितनी भी कंपनियां हैं, तो उन लोगों को गुरु की महादशा में यानी 2029 से 2045 के बीच इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनियों में करना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये सिस्टम बनता है कि 2029 से 2045 में जब गुरु का हंस चलेगा योग, तो फायदा होगा इनको। बिल्कुल, तो फायदा होगा। इनको फायदा होगा तो इनकी कंपनियों को फायदा होगा। तो अगर आज हमने इनकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमको वहां चल के फायदा होगा। मतलब हमने ये युक्ति निकाली। लेकिन अब सवाल इस बात का है ना कि हर मनुष्य ये तो नहीं जानता कि इनका फ्यूचर कैसा होगा कंपनियों और कंपनियां भी इनके पास हजारों। हम चूंकि यहाँ कुंडली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि इनकी कुंडली में आज की अगर स्थिति में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए और 2029 तक धैर्य रखे कोई इंसान 7 साल, तो उसके बाद उसको अच्छा लाभ होगा। बिल्कुल सही। हम आपको एक चीज याद दिलाएं, आपने गौतम अडानी की कुंडली पढ़ी थी। उस समय उनके शेयर का प्राइस उतना नहीं चल रहा था, और जब आपने कुंडली पढ़ी कि कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हैं, तो हम लगातार उसको वॉच कर रहे थे। तो हमने देखा उनके शेयर का प्राइस गिरा नहीं। अभी मार्केट वार्केट सब गिरी, लेकिन उनके शेयर का प्राइस गिरा नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी भी अमीर व्यक्ति की अगर कुंडली देख ली जाए और उसको फाइनेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक नया आविष्कार बनेगा। बिल्कुल बनेगा। एस्ट्रोलॉजी का सदुपयोग किया जाए और इन्वेस्टमेंट के तरीके निकाले जाए, है ना।
बैलेंस शीट वगैरह सब चेक करके और इन सब चीजों को, वो तो देखना ही पड़ेगा है ना। अच्छा हाँ, वो हंस वाला जो क्या था, हंस नामक पंच महापुरुष, हाँ तो इसके बारे में बताइए। हाँ, इसमें हंस नामक पंच महापुरुष का राजयोग बन रहा है। हाँ। तो हंस नामक पंच महापुरुष का राजयोग है नहीं। अब जितने भी ये 5 जो पंच महापुरुष के राजयोग हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ठीक है, इन ग्रहों के, ये जब भी केंद्र के अंदर उच्च की स्थिति में हो, 5 ग्रह में से कोई एक ग्रह, और पाप प्रभाव में ना हो, विशेषकर राहु की दृष्टि में ना हो, ठीक है, तो फिर वो पैतृक रूप से है ना बहुत ही भाग्यशाली होता है। यानी कि उसके जो पूर्वज हैं वो बहुत धनवान है ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले होंगे, उन्हीं के घर में इनका जन्म होता है। और अगर सीधी भाषा में मैं ये कहूँ कि पंच महापुरुष जो बिल्कुल साफ सुथरा पंच महापुरुष का राजयोग है नहीं, वो आत्माएं हैं कि जो धनवानों के घर में ही पैदा की जाती हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वो पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का, वो पूर्व जन्मों का कर्म है, उसी के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है ना। और अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली उसमें कभी कभी अपवाद निकलता है, ऐसा नहीं है कि अपवाद नहीं होता है। अपवाद होता है कि किसी उद्योगपति की संतान है ना अपने पिता की कमाई हुई सारी संपत्ति को नष्ट कर दे, नुकसान करके अपने गलत फैसले के कारण, तो वो एक अपवाद हो सकता है। अपवाद तो हर जगह है ना, लेकिन जनरली अगर इसको काउंट किया जाए, देखा जाए, तो ये पंच महापुरुष के राजयोग का अर्थ ही यही है कि वो किसी संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ। और हम ये पूछ रहे थे कि अगर यही पंच महापुरुष योग किसी निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के किसी बच्चे के अंदर आ जाए कुंडली के अंदर, यही हंस योग, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, वो अपने से आगे की पीढ़ियों को, अच्छा है नहीं, उस धनवान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देगा अपने जीवन काल में। अपने जीवन काल में ये बात, तो ये राजयोग मिल सकता है। गरीब आदमी को भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? गरीब के बच्चे को क्यों नहीं हो सकता? तो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है, हमेशा कर्मों का फल देता है। तो कभी ये नहीं मानना चाहिए कि गरीब का कोई बेटा है या मध्यम वर्ग का कोई बेटा है, उसमें अगर ये पंच महापुरुष का कोई राजयोग बना है नहीं, तो उसके जीवन में वो उनको उनके समकक्ष खड़ा कर देगा। तभी ये जो गरीब, और कारण ये है कि आज जो हजारों लोग अरबपति बनते हैं संसार में, है ना, हर साल, ठीक है, सही बात। तो क्या वो सब उच्च वर्ग के तो नहीं है? नहीं। नीचे से निकल करके आते हैं, मतलब 60% तो नीचे से निकल के आते हैं। तो नीचे से निकल करके आते हैं, इसका मतलब है कि उनकी जन्म कुंडली में वो होता ही है, बड़े राजयोग होंगे। बिल्कुल होता है। तब वो नीचे के से निकल करके, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से निकल करके वो हायर क्लास में आ जाते हैं। चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ये भी 2 पीढ़ी पहले नीचे ही थे। बिल्कुल, है ना। हाँ, ये तो होता है। तो ये है ना। तो ये जो हम लोग कभी कभी खबरें सुनते हैं कि किसी रिक्शे वाला का बेटा IAS हो गया, वो यही है ना, उसकी जन्म कुंडली में राजयोग था, वो घटित हो गया। एंटरप्रेन्योर हो गया, तो राजयोग था, वो घटित हुआ होगा। वैसे होता है ये तो सही। तो हमारे हिसाब से बाकी अच्छा, पत्नी भाव इनका अगर चेक करो तो सप्तमेश इनका शनि भाग्य भाव में बैठा है, ठीक है ना। पत्नी इनके लिए राजयोग कारक है, ठीक है। और पत्नी के घर पे किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, गुरु की नीच दृष्टि आ रही, तो गुरु राजयोग कारक है, इसलिए इसकी नीच की दृष्टि का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। बाकी शुक्र की मित्र के घर पे दृष्टि आ रही है, बाकी 7वां घर साफ सुथरा है, तो पत्नी भाव भी बढ़िया है, सुंदर है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो हमारे संतान भाव को देखो तो मंगल इनका 3रे घर में बैठा है ना, वो भी ठीक है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं। तो मतलब है कि देखिए, तो कुमार मंगलम बिरला की जन्म कुंडली मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, पावरफुल कुंडली है ना। ठीक। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों,
को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो, कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।